सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए पैकेजिंग डीएनए पैकेजिंग 6-6.5 फीट लंबा डीएनए कैसे एक माइक्रोस्कोपिक सेल में पैक हो जाता है, ये देखेंगे हम लोग डीएनए पैकेजिंग के तहत। डीएनए पैकेजिंग के तहत बैठो 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 फटाफट बैठो। डीएनए पैकेजिंग के तहत बच्चों, एक उदाहरण के लिए मैं कपड़ा लेकर के आया हूं। इस बार काटूंगा नहीं जी, बहुत नुकसान हो जाता है मेरा। पिछली बार डीएनए पढ़ाने के लिए एक धागा कट गया था, वो इंपॉर्टेंट धागा था, इसको नहीं फाड़ेंगे, ठीक है? ये पूजा करने की आसनी है मेरी। बच्चों, आप लोग जो पैक करते हो अपने कपड़े तो तह लगा के प्रॉपर रखते हो ना? तह लड़कियां तो बेसिकली करती होंगी ऐसा, हालांकि बच्चे भी करते हैं लेकिन बदनाम है बेचारे। बच्चे भी करते हैं लेकिन वो बेचारे थोड़े बदनाम हैं, ठीक है? कितना बढ़िया तह लगा हुआ है ना, ठीक है? अब इसको हम लोग कहीं भी रखेंगे तो ये कम जगह घेरेगा, कहीं भी रखेंगे तो कम जगह घेरेगा। अच्छे से ये पैक है, अच्छे से ये पैक है। अच्छा, अब जैसे बॉयज रखते हैं, लो अब देखो, अब सही से पैक हो गया। तो ये ज्यादा जगह घेर रहा है, क्या कर रहा है? ये ज्यादा जगह घेर रहा है, ठीक है बच्चों? ये ज्यादा जगह घेरेगा। इसका मतलब जो 6.5 फीट लंबा डीएनए है, अगर उसे तरीके से पैक कर दिया जाए तो वो कम जगह घेरता है, वो कम जगह घेरता है, और इतना अच्छे से पैक कर दिया जाता है कि वो माइक्रोस्कोपिक कोशिका के अंदर आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक कोशिका के अंदर आ जाता है। इसका मतलब पैकेजिंग की तरीका देखिए, कितना शानदार तरीके से उसे पैक किया है, कितने शानदार तरीके से उसे पैक किया गया। भाई देखना पड़ेगा इसे तो। आइए देखते हैं, हेडिंग लिखिए डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग बेटा आवाज सुनाई दे रही ना सबको? मेरी सुरीली आवाज आप सब तक पहुंच रही है? राखी बेटा आओ। नमस्ते। चलिए बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग पे। बच्चों, सामान्यतः आप कोशिका में देखते होंगे, अगर आपने 11th में कोशिका विभाजन पढ़ा होगा, पढ़ा है कोशिका विभाजन? कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन पढ़ा होगा तो आपने एक ऐसे न्यूक्लियस देखा होगा, एक न्यूक्लियस देखा होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर आप इस तरह के आकार में ऐसे ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड्स देखे होंगे, क्रोमोसोम्स देखे होंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स देखा है आप लोगों ने? बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स देखा है आपने? बाहर निकाल के बना दे रहे हैं। ठीक है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम बाहर निकाल के बना दे रहे हैं, ठीक है? कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है क्रोमोसोम, ठीक? ये क्रोमोसोम कैसे ऐसे बन जाता है, वास्तव में होना कैसे चाहिए था? ऐसे ऐसे एक कोशिका, अगर ये केंद्रक मान लें, बाहर की तरफ एक कोशिका बना लें, इस अवस्था से इस अवस्था में क्रोमोसोम डीएनए से क्रोमैटिन थ्रेड, डीएनए से क्रोमोसोम बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को तो
पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए से क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम बनने की प्रक्रिया को ही तो क्रोमोजोम बनने की प्रक्रिया को ही पैकेजिंग कहते हैं। बनने की प्रक्रिया को ही पैकेजिंग कहते हैं। बिखरा हुआ है तो डीएनए है साधारण, बिखरा हुआ है तो साधारण डीएनए है। यहां से एकदम फिक्स और बिल्कुल पर्टिकुलरली पैक्ड जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्रोमोजोम या क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोजोम या क्रोमेटिन, हिंदी में गुणसूत्र, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र, नाम सुना ही होगा। यहां से यहां पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों जरूरत पड़ गई भाई? क्यों पैकेजिंग की क्यों जरूरत पड़ गई? पहला तो था भाई कि इसमें कम जगह में इसे बहुत बड़ा डीएनए रखना है, कम जगह में बहुत बड़ा डीएनए रखना है। अब कम जगह में अगर बहुत बड़ा डीएनए रखना है, कम जगह में बहुत बड़ा डीएनए रखने के लिए क्या करना होगा? सही से उसे पैक करना होगा, सही से पैक करना। और एक चीज और की आवश्यकता है बच्चों, इस अवस्था में बराबर बराबर बांटा नहीं जा सकता। हमें 1 से 2 कोशिकाएं बनानी होती हैं, 2 से 4 कोशिकाएं बनानी होती है ना। तो डीएनए क्या बराबर बराबर बंटना चाहिए। अगर मान लो डीएनए बराबर बराबर नहीं बटा, ठीक है, अगर डीएनए ऐसा चॉकलेट होता जिसे आप अपने छोटे भाई को थोड़ा छोटा दे देते हैं और अपने बड़ा खा लेते हैं, कभी कभी ऐसा आप लोग करते हैं, धर्म है तो क्यों बच्चों ऐसा करते हैं कि कभी कभी, हालांकि मैं समझ रहा हूं कि आप लोग तो दानवीर कर्ण हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि वो आपको बहुत प्रिय होगा, वो चीज आपको बहुत प्रिय होगी, उसे आप आधा आधा ना करके आप 75% आप अपने रखना चाहते हैं, 25 ही देना चाहते हैं। ऐसा होता है ना। सपोज करिए गुणसूत्र ऐसे बट जाए कि एक में 25% जाए, 75% आपके पास रह जाए, तो स्थिति क्या होगी? बड़ी मजेदार स्थिति होगी। क्या? मान लीजिए आंखों वाला हिस्सा आपके पास रह गया और बाल वाला हिस्सा आपके भाई के पास चला गया, तो सिर तो बनेगा, आंख आपके पास रहेगी, भाई गंजा रहेगा। भाई आप गंजे रहेंगे, आंखें आपके पास रहेंगी, और भाई क्या रहेगा? बिना आंख के गंजा भी रहेगा। कुछ गुण आप में पाए जाएंगे, कुछ गुण उसके में नहीं पाए जाएंगे या उसके में पाए जाएंगे। दोनों कंप्लीट जीव तो नहीं बनेंगे। हो सके एक आंख की जीन आपके, एक आंख का आपके पास रह गया, दूसरी आंख उसके पास चली गई, काना पैदा हो गया। एक हाथ आपके पास रह गया, दूसरा हाथ उसके पास चला गया, तो एक हाथ से नाचते रहना, बल्ले बल्ले भी नहीं कर सकते। हाँ, आधा आधा अगर ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, डीएनए का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, तो क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं? जो चीज 2 है वो 1 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा दूर बने, उसके बाद बने ही नहीं, लुल्ले बन जाए, नहीं हो जाएगा आधा। तो ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या अच्छे से पैक किया जाता है, अच्छे से पहले पैक किया जाता है। क्योंकि जो सामान हम, अगर मान लो इसको हमें अच्छे से 2 बराबर भागों में बांटना है, तो पहले मोड़ना पड़ेगा बराबर बराबर, तब तो 20 से कटेगा। 20 से कैसे कटेगा? जब 2 बराबर ठीक से बटे रहेगा तब तो। ऐसे गुगड़ी कर ले तो आप काटो तो उल्टा सीधा कटेगा, क्लियर सबको? यहां बच्चों डीएनए पैकेजिंग क्यों आवश्यक है, फिर से सुना दे रहा हूं। डीएनए पैकेजिंग 2 चीजों के लिए आवश्यक है। एक तो भैया बहुत बड़ा डीएनए है, 30,000 जीन है, सबको रखना है। 30,000 जीन है, सबको तो बिखेर के तो रखेंगे नहीं, इसको इस फॉर्म में पैक करके रखना पड़ेगा, अब कैसे पैक करें? नहीं, और दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण यह है कि कोशिका विभाजन भी कराना है। अब विभाजन ठीक से हो, इसके लिए क्या सही से पैक होगा तो आधा आधा आप काट सकोगे, नहीं ठीक से पैक हुआ तो वही आड़ा टेढ़ा पैदा हो गए। ठीक है, पता चला आधे सिर पे बाल आ रहे हैं, आधे भाई पे आ रहे हैं। वो में अलग बात है कि आपका पैसा बच जाएगा बाल कटाने का, लेकिन फिर भी ठीक है। ये तो ही मजाक बात है, समझ में आ गई बात? तो लिखना शुरू करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यस सर। क्या लिखवाएं जी? यही तो था डीएनए पैकेजिंग, और उसमें क्या?
लेकिन अब मैं यह देखना है कि आखिर पैकेजिंग इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे में पैक कैसे करते हैं, इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे बक्से में सेल में पैक कैसे करते हैं, ये देखना है। ठीक है, आइए पहले खेल देखते तो हैं क्या क्या हुआ। बच्चों, कोशिका विभाजन लिखवा नहीं रहा हूं, सुन लो पहले। कोशिका विभाजन इंग्लिश में कहेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में G1S G2 G1S G2 और M फेज होते हैं, M फेज होते हैं। नाम सुना है बच्चों? G1S G2 और M, चाहे वो आप माइटोसिस करें या मियोसिस करें या समसूत्री विभाजन करें चाहे अर्धसूत्री विभाजन करें, इसमें ये चार चीजें तो होंगी ही, चार चीजें तो होंगी ही। बच्चों, G1S G2 फेज को इंटरफेज कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज नहीं इसको या तो आप माइटोसिस बोलोगे, माइटोसिस, या आप आगे चल के मियोसिस भी कहोगे, मियोसिस भी कह सकते हो। समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अब भैया समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में इसके बारे में बाद में पढ़े, पहले ये देखिए, एस फेज में डीएनए हमेशा अपनी संख्या का डबल हो जाता है, अपनी संख्या का डबल हो जाता है। डीएनए का द्विगुणन किस फेज में होता है? एस फेज में, बताया गया था रेप्लिकेशन के दौरान। लिख लो स्टार लगा के, स्टार लगा के लिख लो, डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन की एस फेज में होता है। डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन के एस फेज में होता है। डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन के एस फेज में होता है, होता है भाई, होता है। लाली, प्रिया, राखी, श्रद्धा, समझ में आ रहा है? अंशिका, मनीषा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, जो मेरे लाल यहां बैठे हुए वो रेडिश, रेडिश में तो मूली हो जाएगा ना। चलो, इंटरफेज में एस फेज, एस फेज में क्या हो? कोशिका डीएनए का द्विगुणन हो जाता है, डीएनए का द्विगुणन। अगर एक रहता है डीएनए तो एस फेज में क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कहानी सुनो, एस फेज में तो ये हो गया, ये द्विगुणित भी हो गया, और अब आगे चल के विभाजित होना है, आगे चल के विभाजित होना है। बच्चों, इस अवस्था में बिखरे हुए डीएनए को यहां तक ले आकर के उसे क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में अरेंज कर दिया जाता है। यहां पर ले आकर एक क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में अरेंज कर लिया जाता है, ऐसे दिखाई देने लगता है डीएनए। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में ये क्रोमेटिन ऐसे बिखरा हुआ डीएनए इस तरह से दिखाई देने लगता है, इस तरह से दिखाई। लेकिन यह कला आई कैसे? यह कला आई कैसे? जानते हो, एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के 4 भाई हैं, एक्चुअली हैं 5 भाई। 4 एक तरफ रह के 5वें ने बंटवारा कर लिया है, 4 एक तरफ रह के 5वें ने बंटवारा कर लिया। आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाया है? ये बच्चे लोग पतंग उड़ा लिया है पक्का? तो जरा मेरा एक डाउट दूर करोगे क्या? पतंग के धागे को किस पे लपेटते हैं? पतंग के धागे को पतंग पे लपेटते हैं, उसका क्या नाम होता है? लकड़ी होता है। अरे बांझा तो धागे को कहते हैं बिटिया। अंशिका, मनीषा, ये बताओ, पतंग को
पतंग के धागे को किस पे लपेटा जाता है? आप बुंदेली में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस पे लपेटा जाता है? परेता जानते हैं आप लोग? है ना, हम भोजपुरी या हिंदी भाषा में उसे परेता कहते हैं। एक ऐसे आता है, डंडी ऐसे लगी रहती है, बीच पे मोटा सा रहता है, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे हो कि आज सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं भाई। अभी हम बना देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग कहोगे अरे सर हमें तो पता था। अरे कैसे खरीद के ले आते हो तुम लोग ऐसे? इसका क्या नाम होता है? क्या नाम है? परेता। क्या नाम है? परेता। बहुत बड़ा होता है ना, धागा तो बहुत बड़ा होता है, और उसको लपेटा किस हो जाता है? परेता के ऊपर। धागा किस हो जाता है? परेता के ऊपर। ठीक ऐसी ही पैकेजिंग होती है बच्चों डीएनए की, ठीक ऐसी ही पैकेजिंग होती है डीएनए की। क्या होता है? डीएनए को किसमें लगता है? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वही बताने जा रहा हूं। देखो, इसको यहीं रहने दो, इसको यहीं रहने दो, यहां से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं। बायोलॉजी सो इंटरेस्टिंग ना, अपने जीवन से हम लोग जोड़ सकते हैं इसको। हालांकि महत्वपूर्ण तो सारे सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, उफ, आई लव बायोलॉजी। ठीक है, आइए देखते हैं डीएनए का परेता। ठीक बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन एक होता है, हिस्टोन प्रोटीन। आप लोग भी कैमरे में देख रहे होंगे सर कैसे खड़े हैं, आराम से खड़े हैं। यह आवश्यक थोड़ी है कि हमेशा तनाव लिया जाए जिंदगी में, आवश्यक है क्या? मजेदार चीज बता रहे हैं, देखो 1 2 3 4 हिस्से अपने आप बढ़ गए, 4 हिस्से ये भी बढ़ गए, 1 2 3 4। मैंने इसको भी एक धागा मान लिया, वो डंडी मान ली। बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन में एक H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और एक H1 प्रोटीन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 भाई हैं बेसिकली, एक H1 थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा अलग हो गया। H2A, H2B, H3 और H4 यहां आ जाएंगे और यहां भी आ जाएंगे, मतलब उसके दो डाइमर, उसके डाइमर देखो कैसे, H2A, H2B, H3, H4, फिर क्या होगा? H2A, हाँ, और H4, ठीक है, H4। अब इसके ऊपर बच्चों, इसके ऊपर डीएनए लिपटेगा, इसी के ऊपर डीएनए लिपटेगा, वो भी एक के ऊपर केवल 1.7 टाइम्स लिपटेगा, 2 बार भी नहीं लिपटेगा पूरा, केवल कितनी बार लिपटेगा? 1.7 टाइम्स। एक बार लिपटा, फिर थोड़ा आधा तक लिपटा, फिर थोड़ा सा लटक के छोड़ दिया, थोड़ा सा लटक के छोड़ दिया। 1.7 को 70 कैसे कहें? 100 से ज्यादा हो गया ना। हाँ, उधर का 70%, एक के बाद का 70% मान लेते, एक के बाद का 70% मान लिया, 200 में माना जाए तो 200 में, तो 200 ये कहने को ना 1.7 का ना कंपटीशन में पूछता है कितनी वाली प्लेट। अब देखो, आप लोगों ने मोतियों की माला पहनी है, सबने पहनी है, बच्ची लोग ज्यादा समझ पा रहे, मोतियों की माला पहने हैं ना बच्चों। ऐसे ऐसे इनको जरा दूर से देखा जाएगा तो हमें कैसा नजर आएगा? ऐसे नजर आएगा। हम बहुत दूर से, अभी तो आपको मैंने बहुत जूम करके दिखा दिया, अगर बहुत दूर से देखें बच्चों तो कैसा नजर आएगा? ये ऐसा नजर आएगा। सिर्फ एक ही दिखेगा क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, ये दोनों एकदम बराबर हैं, और ऊपर से हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही नजर, अगर हम यहां से देखें तो सिर्फ एक नजर आएगा, उधर से देखें तो भी एक ही नजर आएगा। धागा लिपटा हुआ कैसे दिखेगा? धागा का मतलब डीएनए, धागा का मतलब डीएनए।
एक आया, चढ़ा, फिर एक आया, बस आगे से निकल गया, आगे से निकल गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे कई लिपटे रहेंगे, ऐसे ऐसे कई लिपटे। ये तो बहुत बड़ा डीएनए है ना, सबको पैक करना है। तो आइए अब यहां चलें, फिर यहां गया, अंदर चला गया, यहां से आइए, ये आया, ये गया, फिर आया, फिर ये गया, फिर निकल गया। बच्चों अगर यही हम यहाँ से थोड़ा और आगे तक बढ़ा दें, इधर बढ़ा देते हैं, इधर जगह तो नहीं है, इधर बढ़ा देते हैं। दिखाई दे रहा है पैकेजिंग? ठीक है, ये क्या चीज है? ये है डाइमर ऑफ H2A, H2B, H3 और H4। डाइमर क्यों? एक मॉलिक्यूल एक में ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इसीलिए डाइमर। क्या है? ये दोनों एक जगह, फिर डाइमर ये, फिर डाइमर ये, फिर डाइमर ये, फिर डाइमर ये। ठीक है, अब इसमें सब पे 1 पॉइंट, हर एक डाइमर पर 1.7 जुड़ा हुआ है डीएनए। 1.7 ही लिपटेगा, 1.7 ही लिपटेगा। जैसे ही 1.7 होगा नेक्स्ट पे चला जाएगा, जैसे ही 1.7 होगा फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। ऐसा दिख रहा है क्या जैसे माला को मोतियों में लिपटा दिया गया है? मोतियों की माला ऐसे ही दिखती है क्या? कुछ कुछ ध्यान से, जब तक डीएनए पूरा ना हो जाए, जब तक डीएनए पूरा ना हो जाए लिपटते ही जाएंगे, और अभी और स्ट्रक्चर चेंज होगा, अभी और स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। धागे पे जैसे मोती टंगे रहते हैं बच्चों, वैसे ही तो टंगा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है वैसे ही तो टंगा हुआ दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। बीड्स, बीड्स का मतलब मोती, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, बीड्स का मतलब होता है मोती। बीड्स हैं ऑन द स्ट्रिंग, धागे पर जैसे मोती टंगे रहते हैं, लिपटे रहते हैं, टंगे रहते हैं, वैसे ही ये भी टंगा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों? अभी तो इससे हुआ, ठीक, अब कहानी की असली शुरुआत हो रही है। अब कहानी की असली शुरुआत। तो आप लोग पूछेंगे तो क्या अब तक नकली चल रहा था? नहीं नहीं, ये ट्रेलर था ताकि भीड़ को जुटाया जा सके। सलमान खान से कम का थोड़ी चल रहा है स्टोरी। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? सलमान खान की 3 घंटे की मूवी में थोड़ा मारधाड़ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अच्छे सुंदर सुंदर महिलाएं आ जाएंगी, यही होगा ना। इससे अच्छा तो हमारा यहाँ चल रहा है, यहाँ सबको मजा आ रहा है और पैसे भी नहीं लग रहे और पॉपकॉर्न भी लेकिन नहीं मिल रहा। इस बात का बेहद अफसोस है, इस बात का इनको बेहद दुख है। पॉपकॉर्न चाहिए। अब इंटरमिशन होगा वाह बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, तत्काल इंटरमिशन चाहिए, पॉपकॉर्न खाने जाना है। कल कोई मूवी रिलीज हो रही है क्या? आज भी हुई है सर, आज भी हुई है सर। तुम लोग मूवी का नाम भूल गए तो तुम पढ़ाई कैसे याद रख सकते हो? चल याद है कि तो बताना जी चलो अच्छा, हम अब कहानी की शुरुआत शुरू से कर रहे हैं बच्चों। एक था डीएनए, एक था डीएनए। ठीक है, इसकी चौड़ाई होती है 2 nm की, 2 नैनोमीटर की, 2 नैनोमीटर की, 2 nm फाइबर। इसे कहते हैं 2 nm फाइबर, 2 nm फाइबर। ठीक है, अब इस चूंकि ये 6.5 फीट या 6 फीट लंबा है तो इसको पैक करना है। अच्छा, इसको पैक करेंगे। ठीक, अब इसको एक धागा मान लिया, इन दोनों थ्रेड को इतना कंडेंस करके एक धागा मान लिया जाएगा। दोनों थ्रेड को एक धागा मान लेते हैं। ठीक है,
अब इस पे आ करके जुड़ जाएंगे हिस्टोन प्रोटीन के दोनों भाई, हिस्टोन प्रोटीन के दोनों भाई H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 भाग, चारों के डाइमर आकर के जुड़ जाएंगे। देखो बच्चों, इसको मैं एक धागा मान ले रहा हूं यहां से, ठीक है, एक धागा मान ले रहा हूं यहां से, पहले वो तो बना दूं, ठीक है। H2A, H2, H4, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों। अब इस पे धागा लपेट दे रहे हैं, इसको एक धागा मानते हुए मैं यहां आया, यहां से यहां गया, बस निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलाएंगे, फिर वही H2 बोलते जाओ, आप लोगों को भी बोलना है भाई। दिख नहीं रहा है बच्चों, थोड़ा जूम कर दें, पक्का ना? कहोगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूं, लियो, ठीक है, हालांकि ज्यादा, अब तो ठीक है, चलो। थोड़ा और क्लियर बनाना चाहता हूँ, रेड कलर से बनाऊंगा। इसके ऊपर आकर के लिपट जाएगा डीएनए, डीएनए लिपट गया, ठीक है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? हुआ क्या, इसमें कौन कौन से लोग रह रहे हैं इस गोले में? के डाइमर, के डाइमर, के डाइमर रह रहे हैं, के डाइमर, ठीक है, के डाइमर। बच्चों जब ये इस पे जुड़ जाता है, जब ये इस पर जुड़ जाता है, इसी को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम, इसी को न्यूक्लियोसोम। और इसकी साइज क्या हो जाती है? छोटी होकर 11 nm की हो जाती है, छोटी होकर के 11 nm की हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 nm पतला है, 11 nm तो मोटा हो गया। नहीं, कहां मोटा हो गया, और पतले की तरफ चलने लगे ना हम लोग, और पतले की तरफ जा रहे हैं, और पतला होते और फाइन होते जा रहा है। अच्छा, एक बड़ा है, संख्या रेखा पे चलिएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे चलते जाइए। फाइन कौन होते जा रहा है? इधर से इधर कम होते जा रहा है, इधर से इधर कम होता है। इसी तरह से एनएम में जब भी बात करेंगे तो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही वो कम होगा, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही। अच्छा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर दोनों बराबर हो रहे हैं ना? 1000 लिखा, आपको तो बड़ा कर देना चाहिए। नहीं, क्यों? जितना ही ज्यादा इधर बड़ा लिखेंगे उतना ही वो पतला होता जाएगा, उतना ही छोटा वो होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। तो 11 nm इससे पतला, इससे ज्यादा सूक्ष्म है, इससे ज्यादा क्या है? सूक्ष्म है, दिखाई और कम देगा। एक तो nm खुद ही बहुत कम है, उसमें भी और कम। अभी तो देखो और कहां तक जाता है, 300 nm तक जाना है इसको, फिर 700 nm चला जाएगा। इतना कम कर दिया जाएगा कि आंखों से, कोशिका तो दिखती नहीं। क्या कोशिका आपको हाथ से दिखाई देती है? आंख से नहीं दिखाई देती। इसके समूह तो दिखाई देते हैं लेकिन कोशिका अलग से नहीं। उसके लिए हमें उसे माइक्रोस्कोप का मतलब, अगर आप लोग माइक्रोस्कोप देखा है आप लोगों ने, उसमें 10x और ऊपर भी 10x, 100x बढ़ा दें इस कोशिका को, 100x
मैंने 100 गुना बड़ा करके देखते हैं तब केवल कोशिका दिखती है, तब केवल कोशिका दिखती है। वो भी पेड़ पौधों की। हम लोगों में और गहराई तक जाने के लिए और ज्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पत्ती वगैरह की, पेड़ पौधों की देखते हैं। आप लोगों में प्याज का होगा एक्सपेरिमेंट, प्याज की झिल्ली का एक्सपेरिमेंट कब कराया गया? तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? तो अब ये क्या हो गया? न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। ये फिगर बना लो। वेरी गुड आदित्य वर्मा। वेरी गुड आदित्य, अच्छा कर रहे हैं आप। बच्चों, इसको न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट माना था कॉर्नबर्ग एवं थॉमस नामक वैज्ञानिक ने। यहीं पर स्टार लगा के लिखूंगा। न्यूक्लियोसोम को क्रोमेटिन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट माना था बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट माना था। दो वैज्ञानिक हैं बच्चों, उनके नाम लिखिए, कॉर्नबर्ग एवं थॉमस ने। कॉर्नबर्ग एवं थॉमस ने। कॉर्नबर्ग एवं थॉमस ने बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट माना था। लिख लिया बच्चों? बना लिया? वेरी गुड। तो इसे कौन सा मॉडल बोलेंगे? ये डीएनए है, इसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये वाला मिटा देना, आप लोग लिख लिए हैं ना इसे? आप लोग इसे लिख चुके हैं? क्या बढ़िया मीठा है। कोई मतलब नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, फिर अब यहां से स्ट्रक्चर यहां आएगा। इससे आगे चल के थोड़ा और स्टाइलिश लगने लगेगा, डरावना बनेगा ना फिगर।
ठीक है, भोकाली भी तो बनाना है फिगर को, ताकि एग्जामिनर देख के डर जाएगा, अरे बाप रे कितने बड़े विद्वान से पाला पड़ गया। अब बच्चों करना है क्या, जो इसका वो वाला भाई था H1 वो तो अभी बचा रह गया है। अब वो कहेगा कि हमारे दो भाई लोगों को H2 H3 H2A H2B H3 और H4 के डाइमर, ये क्या है डाइमर, ये दो हैं, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो हैं डाइमर। अब इसके बाद एक इसका H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन आ करके बच्चों इन सभी के आगे जुड़ जाएगा, इन सभी के आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, इन सब तो यहां लिख लीजिए H1 प्रोटीन इन सभी बीड्स के बीच में जुड़ जाएगा, सभी बीड्स के बीच में जुड़ जाएगा। बीट्स के बीच में जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ करके कैसा दिखाई देगा देखो, ठीक है, यही यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बन गया। देखो अब इसमें जोड़ रहा हूं, H1 प्रोटीन को ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं, H1 प्रोटीन को किससे बना दे रहा हूं, ग्रीन कलर से। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि दो डीएनओ के दो बीट्स के बीच में पाया जाए, बीट्स के बीच में पाया, बीट्स का मतलब मोती गोला की बात कर रहा हूं, दो बीट्स के बीच में पाया जा रहा है। इन दो बीट्स के बीच में पाए जाने का इसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। लिंक का मतलब जोड़ने वाला, लिंक का मतलब जोड़ने वाला, तो इसे किसे करेंगे, लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, इस फिगर को बना लीजिए। ये है न्यूक्लियोसोम, जैसे ही लिंकर डीएनए यहां जुड़ जाएगा बच्चों, इसका स्ट्रक्चर और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। देखो अब तक 4 दिखाई दे रहे थे, अब 5 दिखने लगे ना, और कॉम्पैक्ट होकर पास आते जाएंगे, और कॉम्पैक्ट होकर ये पास आते जाएंगे, तो 5 तक दिख गए। ठीक है, ऐसा काउंट नहीं, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं, और ज्यादा कॉम्पैक्ट। और इसकी साइज क्या हो गई है, 30 nm फाइबर, 30 nm फाइबर। इस 30 nm फाइबर को बच्चों सोलेनॉइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको सोलेनॉइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरसम आलू, और बताओ किसको कहते हैं, हमें तो याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम मेलॉन्जेना बैगन। ठीक है, आलू और बैगन टिफिन वालों का बड़ा फेवरेट सब्जी होती है, आलू बैगन बहुत खिलवाते हैं सब। आलू बैगन देते हैं, बहुत देते हैं सब, भटे आलू, टमाटर, सेव टमाटर। खैर टमाटर तो अब नहीं बिक रहा होगा,
टिफिन वाले दे रहे हैं? अभी तो टमाटर, हालांकि अब दाम कम हो गए, फिर भी लोग दाम कम नहीं कर रहे हैं। अब हो गया है 80 रुपीज, मंडी में 80 हो चुका है। आप लोग दे नहीं रहे हैं, अलग बात है, लोग फायदा उठाएंगे ना अभी कुछ दिनों तक। ठीक है, आप लोग बार्गेन करिएगा जब टमाटर खरीदिएगा तो। और गलती से भी कोई ज्वेलर्स की दुकान पे टमाटर खरीदने नहीं जाएगा जी, मैं इतना भी महंगा नहीं है। चलो बन गया बच्चों, बन गया। देखो जो डीएनए था नॉर्मल कैसेज में 2 NM फाइबर था, 2 NM फाइबर से न्यूक्लियोसोम बना जिसकी साइज थी 11 NM। फिर इसके बाद से जब इसमें लिंकर डीएनए H1 प्रोटीन जुड़ गया तो वो बन गया 30 NM फाइबर, जिसे बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। बच्चों यहां तक तो ठीक था, बात समझ में आ रही थी। इसके बाद बच्चों एक और स्थिति आती है, अब इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेंगे तो इसके फोल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। 30 NM से अब सीधे 300 NM बन जाएगा, और ज्यादा कॉम्पैक्ट। इस फिगर को बना लिया है आप सभी लोगों ने? बच्चों जो पूरा इंटरफेज है, इंटरफेज मतलब G1S G2 फेज, उस दौरान जो हमें क्रोमोसोम दिखाई देता है वो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ही दिखाई देता है। स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा के लिख लीजिए। इंटरफेज ब्रैकेट में लिखिएगा G1S G2 इंटरफेज। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, चिंता ना करो तुम, आपके गुरुजी पढ़ रहे हैं, आप लोग ना पढ़ो। इंटरफेज ब्रैकेट में लिखिएगा G1S G2 अवस्था में दिखाई देने वाला क्रोमेटीन, क्रोमेटीन ऐसे लिखेंगे। दिखा दिए बेटा, अभी नीचे कर देंगे बेटा, चिंता ना करो तुम मोरे, हम इतना ही हैं अभी। सही बोले? दिख गो बेटा? अभी भी नहीं दिख रहा? अरे हाउ इट इज पॉसिबल? अब तो पक्का दिखेगा। इतने छोटे बच्चे। ठीक है, इंटरफेज G1S G2 अवस्था में जो क्रोमेटिन दिखता है वो कौन सा होता है बच्चों? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? झारखंड पीजीटी में ये पूछा हुआ था, JPGT में। अब पीजीटी क्या होता है बच्चों? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम होता है। 11th और 12th को पढ़ाने के लिए जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। किस अवस्था में, क्रोमेटीन अवस्था में कौन डीएनए की पैकेजिंग की कौन सी अवस्था पाई जाती है? सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की अवस्था पाई जाती है। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर की अवस्था पाई जाती है। हो गया? अब बच्चों इसमें जुड़ेगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या जुड़ेगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ेगा। यहां तक बना लिया बच्चों? मेरा बोर्ड समाप्त हो रहा है, मुझे मिटाना पड़ेगा। आप लोगों का चल रहा है ना अभी? मैं मिटा दे रहा हूं फिर। अभी इसके बाद आप लोगों का तो नीचे चलेगा, हमारा ऊपर चल रहा है। ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको, यहाँ इसको रहने देता हूं, ऊपर का मिटा देता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मिटा दिया है तो थोड़ा दोहरा भी दूं, ये भी जरूरी है। आंख बंद कर लो और सोचो, डीएनए है, डीएनए को 2 NM फाइबर कहते हैं। ठीक है, डीएनए को 2 NM फाइबर कहते हैं। बच्चों इस 2 NM फाइबर में हिस्टोन प्रोटीन आकर के जुड़ जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आकर के 4 हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, उसके 2 डाइमर H2A, H2B, H3 और H4 एक, और उसी का डाइमर दूसरा भी आकर के आपस में जुड़ जाता है।
उस पर डीएनए केवल 1.7 टाइम्स लिपटा रहता है, 1.7 टाइम लिपटा रहता है। अच्छा 1.75 लिपटा रहा, फिर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, 30 एनएम फाइबर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, 30 एनएम फाइबर। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो, न्यूक्लियोसोम मॉडल। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल। बच्चों बोलो, न्यूक्लियोसोम मॉडल। अच्छा न्यूक्लियोसोम मॉडल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन कहा था कॉर्नबर्ग एवं थॉमस ने, कॉर्नबर्ग एवं थॉमस ने कहा था। चलिए नीचे चलते हैं उसके। अब उसके बाद उसका एक H1 प्रोटीन आकर के जुड़ जाता है, H1 प्रोटीन आकर के जुड़ जाता है। H1 प्रोटीन के जुड़ने से ही और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है डीएनए, और ज्यादा डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाता है और बना देता है 11 एनएम फाइबर से 30 एनएम फाइबर, 11 एनएम फाइबर से 30 एनएम फाइबर। इस 30 एनएम फाइबर को क्या कहते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बच्चों G1s और G2 फेज, जिसे हम इंटरफेज भी कहते हैं, इस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे। अब इसमें आकर के जुड़ेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या जुड़ेंगे आगे के, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सबको याद हो गया? आप लोग तो आंखें बंद किए थे, क्या आप सभी भी वापस वास्तव में आंखें बंद किए थे? Yes, देखो भाई मैंने तो बंद किया था, मुझे पता है, ठीक है। क्यों आंखें बंद करते हैं, कि कोशिश करें कि आप लोग वहां पहुंच पाए, ठीक, इमेजिन कर पाए। दिखता है, आंखें खोलने में लगता है ना कहां से इतनी रोशनी में आ गए, नहीं? चल, होना ऐसा चाहिए कि यहां से जाओ तो याद करके जाओ, यहां से जाओ तो ऑलमोस्ट याद रहे, केवल ब्रशअप करना रहे, पलट लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन महाप्रभुओं तुम लोग एक बार भी नहीं पलटते हो, कम वक्तों। चलो अब क्या हो गया, चलो अब यहां देखो। इसके बाद सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में नॉन हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ जाते हैं, लिख लो। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में नॉन हिस्टोन प्रोटीन आकर के जुड़ जाते हैं, लिखो लिखो लिखो। सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में नॉन हिस्टोन प्रोटीन आकर के जुड़ जाते हैं, आकर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे कौन कौन से, ऐसा माना जाता है कि टोपो आइसोमरेज, ये वही एंजाइम है बच्चों जो काटने का काम करता था, डीएनए के हेलिक्स को काटने का काम करता था। टोपो आइसोमरेज जुड़ता है, और जुड़ जाता है एसएमसी, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमेटिन। एसएमसी, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमेटिन, ऑफ द क्रोमेटिन। और साथ में जुड़ जाता है एसएमसी, जुड़ जाता है एटी रिच सीक्वेंस। एटी रिच माने जहां पे एडेनिन और थाइमिन ज्यादा हो, वो सीक्वेंस आकर के इसमें जुड़ जाती है, रिच सीक्वेंस आकर के जुड़ जाता है, एटी रिच सीक्वेंस आकर के जुड़ जाता है, एटी रिच सीक्वेंस आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। बच्चों दिख रहा है ना, विद्यार्थियों yes, दिख रहा है ना सबको? अब एटी रिच सीक्वेंस आकर के जुड़ जाता है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो। उस स्ट्रक्चर को कहेंगे इसके फोल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इसके फोल्ड। इसके बाद का स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा बच्चों।
ये है स्कैफोल्ड, ये है स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, ये है स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या चीज है? ये तो अपना डीएनए है, ये अपना डीएनए है, और ये उसका स्कैफोल्ड प्रोटीन है, स्कैफोल्ड प्रोटीन। बच्चों इस पूरे स्ट्रक्चर का चौड़ाई जो होती है वो 300 nm होती है, 300 nm होती है। मतलब 30 nm का सोलेनॉइड दिख रहा है, 30 nm का सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना। आप लोगों की कॉपी में ऊपर बना होगा 30 nm का सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, 30 nm का सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना होगा। उसके बाद सीधे बन गया क्या? 300 nm का स्कैफोल्ड, 300 nm का स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर। बच्चों इस स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर के बाद, इस स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर के बाद जो आपको एक स्ट्रक्चर बनेगा 700 nm का, वो पूरे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसी के बाद बनता है क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। ऐसे दिखाई देता है आप लोगों को? सीधा सीधा बना देते हैं, या इसको ऐसे करने ज्यादा समझ में आएगा क्या? खड़ा बना देते हैं इसको। ये जो क्रोमेटिन मेटाफेज में हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम आपस में आकर के एक बीच में अलाइन हो जाते हैं। उसमें जो ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों, ये 700 nm का है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। 700 nm का बना हुआ ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसके बाद ये बना लेना, इसके बाद 700 nm का क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बना लेना। सोचो बच्चों 2 nm से शुरू होकर 700 nm तक चला गया, 6 फीट लंबा डीएनए पैक होकर के 700 nm का बन गया, 700 nm का बन गया। कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाके छुप गया, दिखाई नहीं देता। वाह! पूरे मेटाफेज में यही स्ट्रक्चर पाया जाता है, पूरे मेटाफेज में यही स्ट्रक्चर पाया जाता है, पूरे मेटाफेज में यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, दिस इज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। एक बार शुरुआत करते हैं। देखो पहला 2 nm फाइबर, पहला 2 nm फाइबर, 2 nm फाइबर के बाद LNM का न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियोसोम फाइबर कहते हैं जिसे, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 का दो मालिक्यूल आके जुड़ गए, वो जुड़ गया। उसको किसने बताया था? उसको बताया था किसने? थॉमस और कॉर्नबर्ग ने बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, थॉमस और कॉर्नबर्ग या कॉर्नबर्ग और थॉमस ने बताया था। इसके बाद लिंकर डीएनए जिसे H1 प्रोटीन कहते हैं वो आके जुड़ गया। जैसे ही वो जुड़ेगा 11 nm से 30 nm में बदल जाएगा, जिसको सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, पूरे इंटरफेज में सोलेनॉइड स्ट्रक्चर ही दिखाई देते हैं। G1S G2 में क्या दिखाई देते हैं? सोलेनॉइड। फिर